हेलो फ्रेंड, वेलकम्स वंस अगेन अपने वीडियो में। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्प्रिंग रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बाकी सब टर्म पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था इक्वल टू एन ई ए वी डी। इसमें एन क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर यूनिट वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। एक ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और वी डी क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। ऐसा दिया हुआ था। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस अपन लोग ले रहे हैं, थोड़ा एक दो क्वेश्चंस ले रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन आए हुए कंडीशन, ठीक है ना। तो हमको इसमें सबसे स्पेशल ध्यान देने की जरूरत होती है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल नहीं है, बल्कि पर यूनिट वैल्यू है, यानी कि वॉल्यूम का डिवाइड कर दे पर यूनिट वैल्यू, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं पर 10 mm, यानी कोई वायर है, जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है ना बेटा, ये वायर है। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो कि ए है, ठीक है, ये तो ये होता था। तो इसमें कह रहा है अपन ने बैटरीज को जोड़ दी, जो भी है। अब इसकी ये क्या होती थी? लेंथ। अब इसकी अगर एरिया है ए, तो ए की वैल्यू क्या होती थी? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 मिलीमीटर, यानी कि पर यूनिट लेंथ में दिया हुआ है। 10 मिलीमीटर में इतने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 10⁻21 फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है 0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक। आई की वैल्यू निकालना है। पहली चीज देखो, अपने को रिलेशन तो यही यूज करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, ई की वैल्यू अपने को मालूम है, ये क्या होता था? 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग को देखिए, पहला बात तो अपनी रिलेशंस क्या है, क्या यूज करना पड़ेगा? I = NEAVD, ये ध्यान समझ लीजिए। इसमें टर्म क्या क्या गिवन है? VD गिवन है। तो VD गिवन है, तो VD की वैल्यू क्या है? 0.25 मिलीमीटर पर सेकेंड है। इसको सबसे पहले आप मीटर में बनाइए, ठीक है। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते थे? 10⁻³ यानी कि 0.25 × 10⁻³ अब ये मीटर पर सेकेंड में बदल गया, ठीक है ना, पहली चीज। अच्छा, लेंथ किसमें दी हुई है? लेंथ दी हुई है 10 मिलीमीटर। इसको भी मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻³ आधी बात समझ में। एरिया क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। आर के बारे में कोई जानकारी क्वेश्चंस में नहीं दी, लेकिन हमको आई निकालना है, ठीक है ना बेटा। अब इसमें अगर देखा जाए तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी? n/a × l, ये चीज तो थी ना n। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो n की वैल्यू क्या रखेंगे अपन? 2 × 10⁻21। एरिया की जगह आप ज्यादा हो तो पाई आर स्क्वायर रख दो। लेंथ कितनी दे रखी? 10 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, एरिया इसमें भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जरूरत उसकी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × सभी वैल्यू रखना शुरू किया हम लोगों ने, पाई आर स्क्वायर × 10 × 10 की ⁻³ ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁹ और एरिया जगह क्या रख देंगे? पाई आर स्क्वायर। और वीडी कितना है? ये वाली वैल्यू 0.25 × 10⁻⁻3। सभी वैल्यू इसको उठा के अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे ये टर्म क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। इसका अब इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 0.5। अब ये देखो 10 है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं?
10 की पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये दोनों वैल्यू ये करेंगे मल्टीप्लाई, 0.8 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10 यानी कि 8 एम्पियर के आसपास करंट आपने। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये जरूरी कि हर चीज क्वांटिटी दी हो, पहले आप कोई भी डाटा दिया उसको पहले आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है। उसमें घबराए नहीं कि आप एरिया दिया नहीं है कैसे रखे, तो एरिया के लिए आप उसको सॉल्व करें, अपने आप कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल हो जाती कंपटीशन में, ठीक है। नोट करिए, एक क्वेश्चन अपना और एक इंपॉर्टेंट लेते हैं। देखिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिया है डेंसिटी ऑफ कॉपर एटम, CU दिया रखा है, कॉपर एटम, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर। पहली चीज, एटॉमिक वेट मालूम है कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5, ठीक। आई की वैल्यू दे रखी है 1.1 एम्पियर, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर यानी डी कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर, इतना दिया हुआ है। हमको VD निकालना है, क्या निकालना है VD। इसमें ये कह रहा है एज्यूमिंग, हमको एज्यूम करना है, एज्यूमिंग ईच कॉपर एटम प्रोवाइड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमको एज्यूम करना है कि एक कॉपर एटम कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, एक कर रहा है। अब इसमें अगर एक चीज देखा जाए तो फार्मूला तो अपना वही है, I = NE/VD। अब इसमें देखो यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है, यहाँ पर क्या दिया है, डेंसिटी दी है, एटॉमिक वेट दिया है, बड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फार्मूला वही, क्या लगना है, I = NE/VD। N की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A × वैल्यूम या वैल्यूम, जो भी समझो, वैल्यूम कर लिया, E/VD। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह दे रखा है। अच्छा, एरिया कितना होगा डायमीटर के टर्म में, क्या होगा, रेडियस का आधा होता है, रेडियस का आधा होता है, तो πd²/4। यहाँ पर d की वैल्यू 1 मिलीमीटर यानी कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है 9 ग्राम, एटॉमिक वेट किसमें होता है बेटा, ग्राम में होता है, तो उसको किलोग्राम में बदलेंगे, ठीक है। कोशिश करें कैसे लगाते हैं, आपके लिए टाइम वगैरह वेस्ट ना हो, मैं इसको सॉल्व करके फिर आपको डिक्टेट करता हूँ, नोट करिए तब तक क्वेश्चंस। तो देखो बेटा N/V/VD था, समझा रहा हूँ। अच्छा, एन वैल्यूम क्या होता है, वेट अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो वेट अपॉन डेंसिटी EA/VD, ठीक। डेंसिटी ऊपर चला गया तो N × डेंसिटी अपॉन वेट E πd²/4, एरिया की जगह और VD रख दिया। अच्छा, N क्या होता था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टोटल। तो अब एक कॉपर एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब N की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉपर एटम। समझ में आ गया। तो अगर N की वैल्यू देखें तो नंबर ऑफ कॉपर एटम निकालने के लिए क्या करते थे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na क्या था, एवोगैड्रो नंबर। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, एवोगैड्रो नंबर, यहाँ पे जो इसका यूज हो गया, ठीक है ना बेटा। अब एवोगैड्रो नंबर है तो N की वैल्यू कितना होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू Na, ठीक। ये N की वैल्यू आ गई। अब इस फार्मूले में रखेंगे
तो वेट इंटू Na अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू डेंसिटी, और वेट जितना दे रखा है, ठीक है, इंटू ई, बाकी टर्म वैसे ही है। अब यहाँ पे देखो तो वेट से वेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या आ गया, Na अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इंटू डेंसिटी इंटू ई इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू वी डी, ये सब चीजें आ गई। Na की वैल्यू कितनी होती थी अपने पास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 63.5 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू डेंसिटी किसमें दी हुई है, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी है। अब इसको मीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 की पावर कितना हो जाएगा, डेंसिटी है ना, वॉल्यूम का है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो डेंसिटी की जगह क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 10 की पावर -6। ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। पाई वगैरह की वैल्यू जानते हैं, 3.14। डायमीटर कितना दिया है, 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 4 तो रहेगा ही साथ में, तो यहाँ पे रख सकते हैं, कितना रखेंगे, 3.14 इंटू 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 का पाई डी स्क्वायर है ना बेटा, तो 4 तो पहले ही हो गया, स्क्वायर अपॉन 4। बीडी कितना दिया हुआ है, बीडी कितना दिया हुआ है, निकालना है बीडी अपने को। तो आई की वैल्यू कितनी दी है, 1.1 एम्पियर, और बीडी, इनको सॉल्व करो, अपने आप बीडी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करके देखिए, आंसर मैं बता देता हूँ आपको। सॉल्व किया आप लोग ने, इसको बस इसको उल्टा इधर ले जाना, सबको बीडी देखो 10 की पावर -6, और ये तरफ कट जाएंगे। बाकी आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻⁴ के आसपास आएगी, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आंसर ये आएगा, यानी बीडी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यही ऑर्डर होता था, याद है जो हमने बताया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है ना। तो आपको 2 क्वेश्चंस लगवा दी जहां पर डेंसिटी वगैरह वर्ड हो, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, इस वाले फार्मूले, ठीक है ना। इसको अगर याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा फार्मूला, ठीक है ना बेटा। कि कहीं पर अगर डेंसिटी दी हो रखी है क्वेश्चंस में, तो उस कंडीशन में एन की वैल्यू जो निकालना है क्या हो जाएगा, Na इंटू डेंसिटी। डेंसिटी जरूर ध्यान रखना बेटा, किसमें होना चाहिए, और मॉलिक्यूलर वेट। इसको आप रेड लाइन के ऊपर लिख लें, ध्यान रखिएगा। जब डेंसिटी दिया हो तो एन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट आपको बता दिया, इतना भी टर्म आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस वाले टर्म को ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है कि जब डेंसिटी दी हो तो आप इसको यूज करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो चलिए फिर अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बता दिया, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे करंट डेंसिटी के वर्ड में। इसके इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी, इसीलिए इसमें करंट डेंसिटी को डिफाइन किया गया। नोट करिए, फिर आगे हम लोग करंट डेंसिटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक टर्म डिफाइन किया था करंट डेंसिटी का, ठीक है। जैसा हम लोगों ने वायर में देखा है कि अगर वायर इस तरीके का है, ठीक है ना, इसमें करंट फ्लो हो रही, मान लो इस डायरेक्शन में आई, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, तो एरिया की डायरेक्शन में किधर लेंगे, इसी के परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है ना। तो जो जे होता है करंट डेंसिटी, जे इक्वल टू होता है I/A, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर होता है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। वेक्टर क्वांटिटी होने में डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी होगी, जे की डायरेक्शन। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मान लेते हैं अपना वायर, ध्यान से सुनिएगा, इस तरीके का शेप का दे रखा है, तिरछा कटा हुआ, तो करंट वाइज हम अपनी ऐसे ही निकलेगी, करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस पे परपेंडिकुलर या नॉर्मल डालेंगे तो ये वेक्टर ही बताएगा। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, ठीक है, तो ए डैश की वैल्यू इसके अलावा कितनी हो जाएगी, मान लीजिए ए है, ए डैश है, तो इसका अगर कंपोनेंट करेंगे तो ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ए कॉस थीटा। ठीक है ना बेटा, इस कंडीशन में जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए डैश, यानी आई अपॉन क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा किसके बीच में एंगल है, ए डैश यानी एरिया के नॉर्मल पे और आई के बीच। ठीक है बेटा, तो ये करंट डेंसिटी का टर्म है जिसको आपको बताया। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर। ठीक है, ये चीज कंडक्टर हो गई। तो इसमें अगर देखा जाए आई की वैल्यू अगर देखें तो जे डॉट ए आएगा, ये ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अगर यहां से देखो तो जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई इंटू ए कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा क्या होता था, आई डॉट ए। ठीक है ना बेटा, तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा पहली चीज। यूनिट बता दिया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन किसके लॉन्ग, करंट के लॉन्ग, या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन के लॉन्ग, या फिर ई की डायरेक्शन के, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझ बेटा, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं करंट डेंसिटी को, कैसे डिफाइन किया जाएगा, डेफिनेशन क्या होगी, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन नॉर्मल डायरेक्शंस। नॉर्मल में जो होगी, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू वाई। ठीक है ना, क्लियर है। तो अगर नहीं बना है, परपेंडिकुलर ये है तो ये लगा जे वाई, ये लगाएंगे, नहीं तो फिर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट को करेंगे वेक्टर के टर्म में दिया होगा, नहीं तो फिर कॉस थीटा। थीटा क्या है, ए डैश और आई के बीच का एंगल। नोट करिए, फिर आगे पॉइंट्स आपको बताते हैं। आई जैसे आई इक्वल टू मीडियम रिलेशन निकाला तो जे और मीडियम रिलेशन निकालेंगे। चलिए करिए। हेलो फ्रेंड, देखो इसमें हम लोग अब रिलेशन निकाल रहे हैं किसके बीच, जे और बी डी के बीच में। देखो आई इक्वल टू क्या था, एन ई इंटू बी डी, तो आई बाई ए कितना हो जाएगा, एन ई इंटू बी डी। आई बाई ए क्या था, जे करंट डेंसिटी, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बी डी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर इंडिपेंडेंट। तो जे की वैल्यू क्या लिख लिया हम लोगों ने, एन ई बी डी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, ई बाई एम इंटू टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में देखिएगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रखते हैं तो ये हो गया। जब इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। ये जो पूरा टर्म है कांस्टेंट होता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो बाकी सब चीजें नहीं बदलेंगी। इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। जैसे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता है उस तरीके से कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी होता है। तो इसको क्या बोला जाएगा, सिग्मा से दिखाएंगे कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई। ठीक, सिग्मा इंटू ये जो है
वो हो गया सिग्मा इंटू, जहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या है एन स्क्वायर टाउ बाई एम। ये जो है फॉर्म माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है किसका, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इक्वल टू बी इक्वल टू आई आर पढ़ा है हम लोगों ने 10th में। तो ओम्स इक्वल टू वही लॉ नहीं होता, ओम्स का एक दूसरा अदर फॉर्म भी है कि जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, इससे भी बी इक्वल टू आई आर निकलता है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्म है ये तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं या फिर अदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसमें आपको 2 पॉइंट्स बताए। अभी हम आपको मेन चीजें जो पॉइंट्स है ध्यान रखना है थ्योरेटिकली उसके बारे में बताते हैं। फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, सभी फॉर्मूलों को आप बिल्कुल याद रखिए, ठीक है। तो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, ये क्या है, बाकी सब चीज तो जान ही रहे थे, कंडक्टिविटी। एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट करिए, एक पॉइंट आपको और बताते हैं उसको आपको नोट करना है, ठीक है, नोट करिए। देखिए अब हम लोग को सिग्मा और टाउ के बारे में जानते हैं, है ना। जैसे अभी अपन ने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि कंडक्टिविटी एन स्क्वायर टाउ बाई एम था। एन क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। सिग्मा किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ जाएगी, तो उसको टाइम क्या लगेगा, 2 धड़क के बीच में चलने का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इसी रिलेशन से देखोगे टाउ कम होगा तो सिग्मा भी क्या होगा, कम होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और सिग्मा भी फिर क्या होगा, कम होगा। यानी कंडक्टिविटी कंडक्टर की कम होती जाएगी। एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पे नहीं करता। तो अब मटेरियल कौन सा उस पर डिपेंड करेगा, सबसे कंडक्टर अगर ले ले तो 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 की पावर 28। ये सबसे हाईएस्ट किसके लिए होता है, सिल्वर के लिए होता है, कॉपर के लिए से कम होता है। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अगर सेमी कंडक्टर देखेंगे तो 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब होती है, ठीक। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सिग्मा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक। तो सिग्मा किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर ही रहा है, साथ में मटेरियल पे, ठीक। अब जैसे कंडक्टर को हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं तो समझो कंडक्टर चार्ज होता है ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी चार्जिंग नहीं करेगा कि दूसरे कंडक्टर को चार्ज कर देगा या उसको चार्ज आ जाएगा, नहीं, चार्ज पहले से उसमें, ठीक है। तो हमेशा चार्ज करता है, नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही पॉइंट्स लिए हम लोगों ने। कल हम लोग नॉन, अभी तक यूनिफॉर्म में देखा कि नॉन यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर जे की वैल्यू कैसे वेरी करती है जब नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक तरफ एरिया कम हो, एक तरफ एरिया ज़्यादा हो, ठीक है। उसके लिए कल पॉइंट बताएंगे। और एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग होता है, इक्विवेलेंट करंट निकालना, जिस पर 1-2 बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी कल बताएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना।